बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 94 और उसका पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था 151 ओवर 107 की जो कार्रवाई है, यानी कि 107 का इस्तगासा जो है वो कब 151 ओवर 107 का इस्तगासा कब दायर किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा इन सेक्शंस के हवाले से बताता चलूँ कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर इन सेक्शंस का जो कार्रवाई का जो मकसद होता है वो सज़ा देना नहीं होता, बल्कि इंसदादी कार्रवाई होती है। सज़ा सिर्फ उसी सूरत में होती है जब एंड पर सिक्योरिटी का कहा जाता है कि किसी पार्टी को कि सिक्योरिटी आप दें फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द पीस और मेंटेनिंग द गुड बिहेवियर। तो वो अगर सिक्योरिटी नहीं देता तो उस हवाले से एक सज़ा है, वो उसका तज़किरा मैं करूँगा। दूसरी बात ये जो 151 है, जब मैंने कहा कि पुलिस ऑफिसर जो है वो जब उनके पास इमिनेंट इस चीज़ का ख़दशा होता है कि ये जो पब्लिक पीस है, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, ये डिस्टर्ब होगी, तो गिरफ्तारी के सिवा और कोई चाराकार भी नहीं है। अगर गिरफ्तारी के सिवा कोई और रास्ता या तरीका मौजूद है उस प्रिवेंशन करने का, रोकथाम के लिए, यानी कि जो पब्लिक पीस या डिस्टर्बेंस ऑफ पीस या ब्रीच ऑफ पीस अगर कोई शख्स करना चाह रहा है तो उसको गिरफ्तारी के अलावा भी उसके इंसदाद का तरीक़ाकार मौजूद है, तो फिर अगर गिरफ्तार करती है पुलिस 151 के तहत तो वो अमल गैर कानूनी होगा। 151 के तहत गिरफ्तार सिर्फ उसी सूरत में होगा जब और कोई चाराकार ही नहीं था, जिसमें फौरी ख़तरा जान और माल हो, तो फिर वो गिरफ्तार करेगी। अदरवाइज़ उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी, अगर कोई और तरीका था मौजूद था उसके इंसदाद का, उसकी रोकथाम का कोई और तरीका मौजूद था अगर, तो फिर वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ, नॉर्मली 151 107 का जो इस्तगासा दायर किया जाता है इसमें दो तरफ़ा होता है, यानी कि दो पार्टीज़ के दरमियान सुलह सफाई के लिए पुलिस ने उनको बुलाया और वो वहाँ ये अंदेशा हो गया कि वो लड़ पड़ेंगे आपस में, तो उन्होंने क्या किया कि 151 107 का इस्तगासा बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने दोनों पार्टीज़ को भेज दिया। मगर मैं इस बात का इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस में ये ऐसा देखने में आ रहा है, मगर जो इस सेक्शन 107 में है वहाँ वर्ड एनी पर्सन यूज़ हुआ है। वहाँ ये नहीं लिखा गया कि दो पार्टीज़ आपस में लड़ पड़ी हैं या लड़ने का ख़दशा हो तो 151 107 की कार्रवाई होगी, वहाँ एनी पर्सन है। मगर प्रैक्टिस में चूँकि ये है कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ का हो तो उन दोनों के हवाले से कार्रवाई के लिए 151 107 का इस्तगासा दायर किया जाता है और दोनों पार्टीज़ को जो है वो उसमें बराबर का वो शामिल करके जो है मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस में चल रहा है। मगर हम सेक्शन के हवाले से पढ़ेंगे। सेक्शन में जो है वो 151 107 का हमने पढ़ लिया था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ कि 107 का जब इस्तगासा आ गया 151 में, जब उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ऑफिसर ने कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या पब्लिक पीस के ब्रीच के वाले से ख़दशा है, तो उसने फ़ौरन गिरफ़्तार किया और इस्तगासा दायर कर दिया इलाका मजिस्ट्रेट के सामने। इलाका मजिस्ट्रेट ने आते साथ ही उसने जब देखा और अगर वो मुनासिब समझता है कि ये शोकाज जारी करना चाहिए तो वो शोकाज जारी करेगा मुतल्लिका पर्सन को कि आपको क्यों ना, शोकाज में लिखेगा कि क्यों ना आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का कहा जाए, और वो बॉन्ड एग्जीक्यूशन का 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए नहीं कह सकता। उस फॉर द पर्पस किस मकसद के लिए कि जो पब्लिक पीस या ट्रैंक्विलिटी है उसको बरकरार रखा जाएगा, उस वाले से वो बॉन्ड की एग्जीक्यूशन के लिए कहता है। अब शोकाज उसने कर दिया 107 के तहत। अब 112 के तहत जब आर्डर किया जाता है तो उसके अंदर वो मुद्दत भी लिखेगा, बॉन्ड की जो रकम है उसका भी तज़किरा होगा और कितनी श्योरिटीज़ होंगी, ज़ामन कितने होंगे उसका भी तज़किरा होगा। ये सारी और जो इंफॉर्मेशन है उस शख्स के ख़िलाफ़ वो सारी कि क्या कंप्लेंट है किसी शख्स के खिलाफ, वो भी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें होनी चाहिए 112 के मुताबिक, सेक्शन 112 के मुताबिक। अब उसके बाद सेक्शन 113 से ऑनवर्ड हम देखते हैं। 113 में है कि अगर वो शख्स अदालत में मौजूद है जिसके ख़िलाफ़ 107 की कार्रवाई के तहत शोकाज जारी किया गया उसे,
शो काज जारी करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर 112 का आर्डर किया जाएगा। अब 112 का जब आर्डर हुआ और शख्स मौजूद है अदालत के सामने, और तो वो आर्डर उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर वो ये शख्स कहे कि जनाब ये मुझे एक्सप्लेन वजाहत भी करें, तो वो 113 में लिखा हुआ है ना सिर्फ पढ़कर सुनाया जाएगा बल्कि उसकी वजाहत भी करके उसको बताई जाएगी। अब 114 की तरफ आते हैं। सेक्शन 114 में है कि अगर वो शख्स अदालत में मौजूद नहीं है तो फिर अदालत क्या करेगी, मजिस्ट्रेट उसको समन करेगा, समन जारी करेगा। और उसके साथ साथ 115 सेक्शन में लिखा हुआ है जो उसने आर्डर किया ना 112 का, जिसके अंदर उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन जो कंप्लेंट है ये उसके वाले से लिखा गया है, श्योरिटीज़ के वाले से, वो आर्डर की कापी भी उस समन के साथ नेक्स्ट करके उसको भेजी जाएगी। ये 115 सेक्शन के अंदर लिखा गया है। अब 114 के अंदर ये भी लिखा गया है कि अगर वो शख्स अगर कस्टडी में है, किसी ऑफिसर की कस्टडी में है, गिरफ्तार है ऑलरेडी, तो फिर उससे जो ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में है उसके हवाले से वारंट जारी किया जाएगा और उस पर लिखा होगा कि जनाब इस शख्स को अदालत में पेश किया जाए। तो वो उसको जो है वो अदालत में पेश करेगा। अगेन जब वारंट जारी किया जाएगा तो उसके साथ वो जो आर्डर है 112 की कॉपी भी उसके साथ जो है मुंसलिक की जाएगी। अब जब एक शख्स गिरफ्तार नहीं है और अदालत में नहीं आया तो जज समन के बजाय डायरेक्ट, अगर उसको पुलिस रिपोर्ट आई है कि जनाब ये फियर ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस है, यानी कि ये शख्स ऑफेंस कमिट कर सकता है, इसका बहुत ज़्यादा खदशा है, तो वो बजाय समन जारी करने के मजिस्ट्रेट जो है उसकी 114 की प्रोवाइजो क्लास में लिखा गया है कि वो डायरेक्ट अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है उस शख्स के। अब ये तो 114 में। 115 में जैसे कहा कि वो वारंट हो या समन हो, उसके साथ 112 का जो आर्डर उसने किया है उसकी कॉपी भी वो देगा। अब उसके बाद 116 में लिखा गया है कि पर्सनल अटेंडेंस जो है, मुलज़म जो शख्स है वो अगर ख़ुद पेश नहीं हो सकता तो मजिस्ट्रेट इजाज़त दे सकता है उसको कि वो वकील के ज़रिए पेश हो और कार्रवाई में आगे प्रोसीडिंग में अपने आप को दफा करे या जो भी सफाई में कहना है। ये 116 में लिखा गया। अब 117 में आता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है मजिस्ट्रेट के सामने वो उसकी इंक्वायरी करता है। अब इंक्वायरी का तरीकाकार बिल्कुल वही अडॉप्ट करेगा जो चैप्टर 20 में मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए जो होता है ना तरीकाकार, वही उसी तरह एविडेंस लेगा, वही काम। सिर्फ एक काम नहीं करना उसने, चार्ज फ्रेम नहीं करना। चार्ज फ्रेम नहीं करना उसने, चूँकि ये सज़ा, ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स होती हैं प्रिवेंटिंग मेजर्स के तौर पर, इसमें सज़ा तो देनी नहीं है जो चार्ज फ्रेम करना है। इसलिए चार्ज फ्रेम के अलावा बाकी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट ट्रायल में चैप्टर 20 में दिया गया। अब उसके बाद क्या है, इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट अगर समझता है कि नहीं वाकई इस शख्स को फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द पीस या गुड बिहेवियर सिक्योरिटी देनी चाहिए 1 साल के अरसे के लिए या जितने अरसे के लिए भी वो 112 के आर्डर में जो भी वो लिखता है, 6 महीने के लिए, साल के लिए जो भी लिखता है, तो वो फिर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आर्डर कर देगा 118 के मुताबिक और कहेगा कि जनाब आप ये जो है सिक्योरिटी जो है आप जमा करवाएं, वो जमा करवाएगा। मगर उसमें जो फाइनल आर्डर होगा 118 का, उसमें जो 112 में उसने आर्डर किया था ना सिक्योरिटी का कि आप 6 महीने के, बिलफर्ज वहाँ 6 महीने के सिक्योरिटी का कहा है उसने, तो यहाँ आर्डर में साल का क्या, ऐसा नहीं कर सकता। जो मुद्दत, जो अमाउंट बॉन्ड की वहाँ मेंशन है वही उससे ज़्यादा यहाँ आर्डर में नहीं हो सकती 118 के आर्डर में। जब वो उसको समझता है कि इंक्वायरी के बाद कि इस शख्स को फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द पीस जो है इससे सिक्योरिटी लेनी चाहिए, तो वो उसको उतना ही आर्डर करेगा जो उसने 112 में लिखा है। अब अगर वो ये समझता है कि नहीं ये सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर 119 सेक्शन में लिखा गया है कि अगर वो शख्स गिरफ़्तार है तो उसके रिलीज़ के आर्डर कर देगा, जिसके वाले से उसने देख ली इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, उससे कहा कि नहीं इसके ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए इससे बॉन्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको रिलीज़ करने के आर्डर करेगा। अगर वो ऑलरेडी रिलीज़ है, मतलब कस्टडी में नहीं है, तो फिर उसको डिस्चार्ज कर देगा, वो 119 के तहत करेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जब सिक्योरिटी का उसने कहा, जज ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा कि जी सिक्योरिटी आप जमा करवाएं, जो बॉन्ड है एज ए सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराएं, और वो शख्स जमा नहीं करवाता तो फिर उसकी सज़ा क्या है, वो 123 में लिखा गया है कि जब तक वो सिक्योरिटी की अमाउंट जमा नहीं करवाता उसको जेल में रखने का वो आर्डर कर सकता है उस वक्त तक जब तक कि वो मजिस्ट्रेट को जमा
नहीं करवा देता। और अगर वो पहले से किसी ऑफेंस में जेल में है तो जब तक ये जो पीरियड है वो एक्सपायर होगा और ये जो सिक्योरिटी का पीरियड है इस मुद्दत के लिए भी उसको जेल में रखेगा अनलेस अनटिल के वो सिक्योरिटी जमा नहीं करवा देता। अब बांड का जो मकसद होता है वो 121 में लिखा गया है कि बांड देने का मकसद होता है जो कंटेंट होते हैं वो उसके यही होने चाहिए कि जिनमें सिक्योरिटी को जो फॉर द पर्पज़ ऑफ पीस जो है उसको मेंटेनेंस ऑफ पीस और जो गुड बिहेवियर है उसको मैं रखूँगा, बरकरार रखूँगा। उस हवाले से वो अपनी सिक्योरिटी बांड देता है जितने अरसे के लिए उसको कहा जाता है कि मैं अमन शिकनी नहीं करूँगा, अमन आमा में कोई खलल नहीं डालूँगा। उस हवाले से वो जो है वो सिक्योरिटी बांड देता है। अब ये व्यूअर्स इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर 150 और 107 और 150 का जो इस्तगासा होता है उसमें भी डिस्कस करेंगे और उसी में टच करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंशाल्लाह उस वक्त तक इजाज़त दें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर भी किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।